अध्यात्म संस्कृत सभ्यता की विरासत को अपने आप में समेटे प्रयागराज संगम अपने आप में बहुत सारे इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में दर्ज किया हुआ है। अपने आप में वो आपको सभ्यता, मोक्ष की, जीवन की नई शैली को भी सिखाता प्रयागराज आज पूरी दुनिया में अपने सभ्यता, संस्कृति, विरासत के साथ साथ अपने एजुकेशन के साथ साथ 21वीं सदी में एक नाम और जुड़ गया। राजनीति की पटकथा लिखने वाला पूर्वांचल, जहां से देश के कई सारे प्रधानमंत्री रहे, आज वहां एक नाम और जुड़ गया जो भारतीय परिधान, भारतीय शास्त्र और संस्कृति की बात करती है। उम्र मात्र एक महज नंबर कह लें कि उनकी उम्र 30 साल है, लेकिन अपने कर्तव्य, अपने हुनर, अपने लगन, अपने मेहनत से आज वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी हैं। आज हमारे साथ खास सेगमेंट इंडिया हेड में जुड़ रही है जानवी सिंह। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पे जब आपको देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के हाथों जब आपको अवार्ड दिया जाता है, तो कैसा लगा मैम आपको? बिल्कुल अविश्वसनीय। और मुझे लगता है कि हम में से जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, हम अभी भी उस मोमेंट में ही हैं, हम वापस नहीं आए हैं वहाँ से। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो मतलब पूरा देश उनको आज देख रहा है, उनके कार्य को, और जो कार्य वो कर रहे हैं देश के लिए, वो बहुत सराहनीय है। और जब वो आपका काम देखें, आपके काम को इतना मान सम्मान दें और आपसे वो इतनी देर इंटरैक्ट करे, तो बिल्कुल मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही मतलब विश्वास ना करने वाला पल होगा। तो बिल्कुल मेरे लिए भी ये वैसा ही था। और बहुत-बहुत धन्यवाद पूरी केंद्रीय सरकार को, भारत सरकार को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो क्रिएटर्स को नॉमिनेट करे, उनको सम्मानित करे। क्योंकि आप देखिए, क्रिएटर एक ऐसा स्किल माना जाता है अभी तक, जैसे अब कल के बाद तो ये चीज़ें बदल गई हैं, बट अभी तक ऐसे ही देखा जाता था कि क्रिएटर तो बस ऐसे ही होते हैं, अच्छा ये तो इन्फ्लुएंसर्स है, ये तो रील बनाते हैं। बट अब आप देखिए, जब हमें इस तरह सम्मानित किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई है, और कहीं न कहीं ज़रूरत थी इस चीज़ को करने की। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कार्य हुआ है हम सब क्रिएटर्स के लिए। बिल्कुल, और आपके रील्स के टाइम में आप रील तक सीमित नहीं थी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के सामने जाती हैं, जिस तरीके से आप सरलता और सौम्यता के साथ उन्हें पैर छू के प्रणाम करती हैं, ये तो बिल्कुल इसकी चर्चा चारों तरफ है। जब आपने पैर छुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी आपके पैर छुए, उस समय की बातचीत क्या थी? बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और हमें लगा ही नहीं कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए हैं। वो, हाँ, मतलब आप देखिए एज डिफरेंस भी कितना है ना? तो बिल्कुल। वो हमारे सामने जब खड़े थे तो वो बिल्कुल हमारे एज के हो ऐसे खड़े थे हमारे समक्ष में। और हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, और वो भी स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी। और मुझे लगता है ये उनका स्वभाव है, इतने ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं कि कोई उनके पैर पड़ता है। और उन्होंने कहा भी, जब एक और मेरी ही दोस्त है वो कीर्ति, जब उन्हें अवार्ड मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी कि बेटियाँ हमारे यहाँ पैर नहीं छूती है। बट मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है ना कि आप नतमस्तक होने से अपने आप को रोक नहीं सकते, कोई भी हो। तो मुझे लगता है वो बहुत मेरे लिए भी बहुत अलग मोमेंट था, बट हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल, और वो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। एक युवा बिल्कुल। के नाते आपके नजरिए से बात करें, भारतीय सभ्यता, परिधान और शास्त्र को क्यों जरूरी है आज की युवा पीढ़ी के लिए? मुझे लगता है हाँ, जो हमारा युवा है ना वो इन चीज़ों को भूल गया है कहीं न कहीं। आप देखिए, सब लोग जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, जिसमें कुछ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी गलत है। पर होता क्या है कि हम उसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, हम कहाँ से आते हैं, हमारी नींव क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो मुझे लगा किसी को तो ज़रूरत है कि हम वापस इन चीज़ों को लोगों को याद दिलाएँ कि दिस इज़ वेयर यू कम फ्रॉम, ये आपके रूट्स है। तो बहुत ज़रूरत है, और कहीं न कहीं मेरे वीडियोज़ का उद्देश्य यही है कि मैं अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जा सकूँ। और अवार्ड भी इसी नाम से है, जो हेरिटेज है ना? जो हमारी परंपरा है, जो हमारा विरासत है, उसे हम अब सँभाल के रखें और पूरे देश भर में फैलाएँ। तो बस उसी का प्रयास है।
आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग अपना रहे हैं बहुत चीज़, लेकिन अपने कल्चर, अपने संस्कृति, अपनी वेशभूषा पे लोगों को प्राउड नहीं होता। लेकिन ये शर्म आती है। बस एग्ज़ैक्ट यही सब। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जानवी जी। आप जी। जब ये स्टार्ट की तो किस तरीके से आस-पास के लोगों को फीडबैक मिला? और कब आपको लगा कि आप जो चाह रहे हैं, जिस राह पे आपने कदम पहला बढ़ाया है, अब वो जी। कारवां जुड़ता जा रहा है और आपको प्रशंसा मिलना शुरू हो गई? कैसी रही जर्नी? तो कहते हैं ना उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो बस अभी वही चल रहा है। तो जब शुरू किया था ना तब ऐसे नहीं थे, पर अब जब मैं देख रही हूँ कि अब वो लोग भी सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं जो एक समय पर कह रहे थे कि ये करियर नहीं बन सकता, या आप जो कर रहे हो ये बहुत ओल्ड फैशन्ड है, बहुत अनकूल है ना? और कहीं न कहीं ये नहीं चलेगा शायद, सबको ऐसा ही लगा करता था। बट मुझे लगता है मेरे माता-पिता का बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें, मेरे मेंटर्स का, मेरे गुरुकुल के आचार्यों का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि कैसे तुम इस संस्कृति को आगे लेके जाओ, और लोग तो है, उनका काम है कहना। तो सबने यही कहा कि ये चीज़ें यूथ नहीं रिलेट कर पाएगा इससे, और आज मेरी मैक्सिमम ऑडियंस यूथ ही है, 51% ऑडियंस 18 टू 25 वाली है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम उस कार्य में सफल हैं जब हम ये स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, और अब जब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को सम्मानित किया, तो अब तो पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को कई बार अभी द्वारिका गए थे, जिस तरीके जी। से वो द्वारकाधीश पे अंदर जाके देखे, और उसके बाद वो काशी गए, तो काशी में जिस तरीके से वो शिव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अयोध्या गए तो कैसे राम से राष्ट्र निर्माण तक बातें करते हैं। बिल्कुल। आपकी कई सारी रील मैंने देखी, हमारी टीम ने रिसर्च किया, बहुत सारे लोग देखते हैं आपको, करोड़ों लोग आपके चाहने वाले दर्शक हैं। आपको आप गीता पे बात करती हैं। जी। आखिर गीता, जो आज की युवा पीढ़ी गीता, रामायण से बिल्कुल इतर दूसरी राह पे चला गया है, जिसके लिए 15 सेकंड में सब इंफॉर्मेशन हो और अगले 1 मिनट में सब कुछ भूल जाता है। उस बिल्कुल। दौर में आप अपने आप को गीता से जोड़ के कैसे आप जीवन के एक नई राह, एक नई राह दिखा रही हैं? कैसे आइडिया आया और कितना फीडबैक मिलता है? क्योंकि 20 साल की लड़की जब गीता पे बात करती है, तो बड़ा जी। लगता है, और वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मैंने आपको देखा कि ये चिमटा है, इसे आप हाँ, हाँ, चाय हाँ। रख देंगी। ये सब क्या था? मतलब इससे कितना फीडबैक मिल रहा है? इस पे भी बात करना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो इसकी शुरुआत लॉकडाउन में हुई, और ऑनेस्टली अब तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बट जो नहीं जानते मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा से बहुत नास्तिक इंसान रही हूँ। तो वो मेरे लिए भी एक शिफ्ट था। तो लॉकडाउन में मेरी मम्मा ने पढ़ना शुरू किया था श्रीमद् भगवत गीता, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। अब ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा और मैंने पढ़ लिया, बहुत समय तक इग्नोर किया, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं वो एक वोक मेंटालिटी से आती हूँ कि मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? और वहां से एक अपने आप में खुद में भी ये शिफ्ट लेके आना, और अब फिर दुनिया को भी कंटेंट के जरिए उस शिफ्ट में ले जाना, मतलब वो एक कार्य है। बट उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम भी पढ़ो, तो मैंने सोचा ठीक है एक बार पढ़ के देखते हैं, शायद कुछ अच्छा हो। और जब मैंने पढ़ा समझा, और एक बार में नहीं, दो तीन बार पढ़ा समझा, तो मुझे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ में आई, और फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और शायद कहीं मैं ही भूली-भटकी थी, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नास्तिक थी, अज्ञानता थी, अहंकार था, जो धीरे-धीरे अब परिवर्तित हो गया जब धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया, जब जानना शुरू किया, और गुरुकुल के आचार्यों से समझना शुरू किया। तो वहाँ से ये शुरू हुआ, और मेरे दिमाग में था कि मुझे कंटेंट में कुछ करना है, क्योंकि सोशल मीडिया देखते-देखते बड़ी हुई हूँ ऑब्वियसली। तो मुझे लगा कंटेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा बहुत पैशन है, कुछ कर सकती हूँ सोशल मीडिया पे। तो मैंने सोचा अब अगर मैं अपने खुद के जीवन में इस आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ रही हूँ, तो क्यों ना मैं युवाओं को भी उस तरफ ले चलूँ। और जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया ना कि अलग-अलग चीज़ों से समझाना, तो जब मैं सोच रही थी कि मैं किससे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करूँ, तो मैं देख रही थी इंटरनेट पे कोई वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है जो मुझे मेरी भाषा में समझा सके। मतलब जो हमारे जो जेन ज़ी टर्म्स है, या फिर जो मॉडर्न लैंग्वेज है हमारी, जो आसान तरीके से, जैसे सबको 1 मिनट में इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, और वहाँ लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते। उन्हें चाहिए कि हम किसी चीज़ से इसको रिलेट कर दें और हमें तुरंत समझ में आ जाए। तो मुझे लगता है उसी चीज़ का एडवांटेज था मेरे पास कि मैं अपने ऐज के लोगों को अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि बैठ के लेक्चर की तरह सुनना सबके लिए बहुत बोरिंग है। बट अगर कोई मेरे जैसा ही युवा मुझे किसी एग्ज़ाम्पल से समझाए,
कि गीता में क्या लिखा है तो मुझे वो बात याद रह जाएगी। तो बस इसी तरह कंटेंट बनाना शुरू हुआ और मैं खोजते रहती हूँ। अपने आस-पास की ही चीज़ों से आप भगवत गीता सीख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है वो, बस समझने की देर है। एक सवाल मेरे ज़हन में था, मैं पूछना चाहूँगा कि 21वीं सदी में टॉम जेरी, डोरेमोन, छोटा भीम और हैरी पॉटर की बात करने वाली लड़की जी। अचानक जब गीता की बात करती है, तो उनके फ्रेंड सर्कल में कैसा रिएक्शन रहता है? जो काफ़ी कैफ़े में बैठ के बात करती थी कि आज ये मूवी देखनी है, मूवी अब बात करती गीता, तो उनको क्या रिएक्शन था कि क्या हो गया जाह्नवी, तुम ठीक हो? तुम्हें दिखाना चाहिए, हाँ। किसी मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। बिल्कुल, वो रिएक्शन क्या था? यही रिएक्शन था और क्योंकि हमारे सोसाइटी में कहीं न कहीं बिलीफ है ना कि आध्यात्मिक जीवन तो बुढ़ापे का काम है ना? मतलब बहुत देर हो जाएगी तब हम सीखेंगे, जो कि एक गलत अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आप देखिए इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ भी भगवत गीता में ही है। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो अर्जुन भी ऐसे साम्राज्य सँभालने वाले राजा, तो एक राजा के पास कितना धन, कितना ऐश्वर्य, कितना ऐशो-आराम होता है और कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, किसी साधु संत सन्यासी को ज्ञान नहीं दे रहे। और मैं हमेशा कहती हूँ गीता सन्यास का नहीं, कर्म का ग्रंथ है। कर्म करना सिखाता है और प्रत्येक व्यक्ति कर्म कर रहा है। आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये भी आपका कर्म है, मैं यहाँ इंटरव्यू दे रही हूँ तो ये मेरा कर्म है। और इस कर्म में रह के निष्कामता से काम करना गीता सिखाती है। तो फ्रेंड्स का रिएक्शन यही था कि कौन से स्टेट में जा रही हो तुम, संन्यास तो नहीं लेने वाली? तो तुम हमें छोड़ दो तो ही दोगी, तुम शहर से चली तो नहीं जाओगी। ये कॉमन पर्सपेक्टिव है लोगों के बीच में, बट मुझे लगता है आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। यही मेरा कार्य है और मैं इसी को आगे लेके जाना चाहती हूँ और युवाओं को भी यही सिखा रही हूँ कि अध्यात्म मतलब वो सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध के हिमालय पे नहीं जाना होता है। अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करिए, काम करिए, मेहनत करिए, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त करिए, पर ईश्वर है और सत्य का पाथ क्या है, ईश्वर का पाथ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, जब आपके दोस्तों में इतने सारे सवाल हैं, तो आपके चाहने वाले और 1.25 करोड़ देशवासी में बहुत लोगों के सवाल है। आपके नज़रिए से भारतीय शास्त्र, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति को आप आने वाले समय में भारत में कहाँ देख रही हैं? और क्या बदलाव आप लाना चाहती हैं? आपके क्या सुझाव होने वाले हैं? जी अगर हम सभ्यता और संस्कृति या शास्त्र की भी बात करें तो मुझे लगता है जैसे प्राचीन भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, तो मैं एक ऐसा सपना देखती हूँ कि शायद कहीं न कहीं मैं इस चीज़ में योगदान दे पाऊँ कि अगर आज भारत सरकार ने इस पुरस्कार से मुझे नवाज़ा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी और बढ़ती है कि मैं अपनी सभ्यता को आगे लेके जाऊँ और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के उस गुरुकुल शिक्षा को, शिक्षा प्रणाली को फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयास करो। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार भी कहीं न कहीं इस क्षेत्र में काम कर रही है। आप देखिए अलग-अलग प्रोजेक्ट सब शुरू हो रहे हैं, राम मंदिर हुआ, काशी, द्वारका, मथुरा सब कुछ अब धीरे-धीरे हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक संदेश है कि हम उस राम राज्य को वापस लाना चाहते हैं, उस सभ्यता का पुनः निर्माण कर रहे हैं। और जब बात आती है साड़ियों की या पारंपरिक वेशभूषा की, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो प्रिंट्स है, क्योंकि आजकल फैशन का मतलब हो गया है मॉडर्न कपड़े, है ना? छोटे कपड़े। तो लोग कहीं न कहीं भूल गए हैं कि सिर्फ़ छोटे कपड़े फैशन नहीं होता है। आप हर किसी के लिए फैशन की डेफिनिशन अलग है, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर कभी हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि भारत में कितने अलग-अलग वेशभूषाएँ हैं। हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा क्या है? वो बनती कैसे है? उसकी बुनाई कैसे की जाती है? उसका इतिहास शुरू कहाँ से हुआ? कौन लेकर आया? और कितनी मेहनत है उस एक कारीगरी में। अब आप देखिए जैसे उत्तर प्रदेश की बनारसी बहुत फेमस है, बट कोई किसी से पूछिए कि बिहार की साड़ी क्या है तो नहीं पता लोगों को कि भागलपुर है वहाँ। किसी से पूछिए कि आंध्र प्रदेश में क्या है, वहाँ उप्पाड़ा जामदनी साड़ी होती है, नहीं पता है लोगों को। तो कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी है, तो मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट के ज़रिए और आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंटेंट को आगे ले जाने के ज़रिए कि हम लोगों को बता सकें कि हमारा देश कितना सुंदर है। और जब मैं कल पीएम मोदी जी से बात भी कर रही थी उस स्टेज पे इंटरैक्शन पे, तो मैंने ये बात कही कि भारत एक बहुत सुंदर देश है, बस हम सुंदरता को देख नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है उस अवेयरनेस को फैलाने का मैं काम कर रही हूँ। सुंदरता से मुझे एक बात याद आया कि आप जिस तरीके से कभी आंध्र प्रदेश की साड़ियों की बात करती हैं, कभी आप तमिलनाडु की वेशभूषा की बात करती हैं,
जी। कैसे आपको को लगा कि साउथ की भी बात करें, नॉर्थ की बात करें, दक्षिण की बात करें, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस पे कितने रिएक्शन आपको फीडबैक मिलते होंगे? क्योंकि हर जी। पहलू के 2 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। कई लोग जी। कहते होंगे कि कहाँ आप इस चक्कर में पड़ी हैं साड़ी के चक्कर हाँ, में। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। आपकी मैं आंध्र वाली ये रील देखा था, मुझे जी। अद्भुत लगा। आप जिस तरीके से उसके बारे में बता रहे थे, प्लीज़ मेरे दर्शकों को भी बताएँ आप। बिल्कुल। तो मैंने कहा है ना, जैसे कुछ मेन स्ट्रीम साड़ियाँ हैं और साड़ियों से मेरा जुड़ाव इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि मैं हर एक इवेंट में साड़ी पहन के जाती हूँ और मुझे लगता है मैं सबसे सुंदर साड़ी में लगती हूँ। तो मेरा साड़ी से एक ख़ास जुड़ाव हमेशा रहा है। तो एक दिन बस मैंने सोचा कि मुझे साड़ियाँ कितनी पसंद है, पर मैं भी साड़ियों के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे कितनी साड़ियाँ पता है। कुछ 2-4 वही जो मेन स्ट्रीम है, बनारसी हो गई, है ना? और पैठणी हो गई, नऊवारी हो गई, ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मेन स्ट्रीम लोगों को पता है, कांजीवरम हो गई। तो मुझे लगता है और कितनी सारी साड़ियाँ हैं जिसके कितने अलग प्रिंट्स हैं, कितने अलग-अलग टेक्सटाइल्स हमारे भारत में हैं, जो धीरे-धीरे लुप्त तो हो रहे हैं और इससे हो क्या रहा है कि जो उसको बनाने वाले लोग हैं, जितने भी कारीगर वहाँ पे हैं, जो वीवर्स हैं, उनका जॉब भी जो है वो कहीं न कहीं खत्म होते जा रहा है। इतनी सुंदर कला, लेकिन उस कला को कोई सम्मान देने वाला व्यक्ति ही नहीं है, उसे फैलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो मुझे लगा कि एक सीरीज शुरू करते हैं साड़ी का साहित्य, जहाँ मैं मुझे भी रिसर्च करने मिलेगा कि भारत में कितने अलग-अलग टेक्सटाइल्स हैं, कितनी अलग-अलग प्रिंट्स हैं, कितने अलग डिजाइन्स हैं, कैसे वो बनाई जाती है, कितनी मेहनत है उसमें। और मैंने सोचा कि हम सबसे पहले वो स्टेट्स कवर करेंगे जिन साड़ियों के बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे सिक्किम हो गया, इन सब आसाम में, छत्तीसगढ़ में, है ना? चंडीगढ़, बिहार और साउथ में भी इतनी सारी साड़ियाँ हैं जो भी लोगों को पता ही नहीं है और मैंने 1% भी कवर नहीं किया है अभी। तो अब ये कार्य और बढ़ गया है मेरे लिए भी कि मुझे हर एक साड़ी के बारे में बताना है लोगों को, अपनी पारंपरिक वेशभूषा के बारे में और उसके प्रिंट्स और टेक्सटाइल्स के बारे में। जब मैं एक सवाल, क्योंकि आप इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, और जब आप अपनी कल्चर और संस्कृति को लेके बात करती हैं तो लगता है कि बस सुने जाओ, क्योंकि बिलीव नहीं होता एक समय कि 20 साल की एक लड़की जो अपने संस्कृति साथ सभ्यता पे इतना गर्व करती हो, तो मैं इतना खुश हूं तो बाकी दर्शक तो और अच्छे से चाव के साथ सुनेंगे। एक सवाल है, भारतीय जी। परिधान को भारत से बाहर किन किन देशों में आपको ले जाने की योजनाएं हैं या बनाएंगी? किस तरीके से आपके नज़रिए से भारत के बाहर भी आपका रोल क्या रहेगा? किस तरीके से इसे और फैलाया जा सके, इसके बारे में और बताया जा सके? जी, मैं तो चाहती हूँ पूरे विश्व भर में हम अपनी वेशभूषा को बहुत सम्मानजनक रूप से लेकर जाएँ और मुझे लगता है लोगों को भी ये चीज़ें अपनानी चाहिए। आजकल आप देखिए कि जैसे आप एक्सपेक्ट तो करते हैं कि लड़कियों को साड़ी पहननी चाहिए, लेकिन क्या अगर जो मेल्स हैं या जो जो लड़के हैं, क्या वो कभी सोचते हैं कि हम बड़े गर्व से धोती पहन के कहीं इवेंट में जा सकते हैं, किसी मॉल में घूम सकते हैं, अपने देश से बाहर कहीं जा सकते हैं? नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में एक शर्म है कि हम धोती पहन के कैसे जाएँ। बल्कि वो आपकी सांस्कृतिक विरासत है, बट फिर भी आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं कहीं धोती पहन के जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहीं न कहीं मैं ये भी देखती हूँ कि शायद आने वाले समय में अगर मुझे भारत सरकार के साथ कोई ऐसा कार्य करने मिले, कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने मिले, जहाँ मैं अपनी साड़ियों को पूरे देश भर में लेके जाऊँ और कंटेंट एक ऑब्वियसली एक ऐसा मीडियम है जो पूरे देश में कहीं भी देखा जा सकता है। अगर आज मैं यहाँ कंटेंट बना रही हूँ तो शायद कोई यूएसए में मेरा कंटेंट देख रहा है, कोई कहीं कहीं जापान में देख रहा है, कोई चाइना में देख रहा है, कोई पाकिस्तान में देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ रही है। बट अगर बड़े बड़े स्तर पे इसको करना हो तो मैं यही सोचूंगी कि मैं और कोलैबोरेशंस कैसे कर सकूं, मिनिस्ट्रीज के साथ काम कर सकूं, अलग अलग लोगों के साथ जुड़ सकूं और इसको एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन बना सकूं ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत दोबारा पूरे विश्व में फिर से पहुंच सके। इंडिया एड की तरफ से आपको बधाई कि आपकी ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है पूरा हो। भारत का जो सभ्यता है, यहाँ के परिधान है, जो पहले थे आप कुछ सालों में विलुप्त हो चुके हैं, उसके लोगों को पता चले, बातचीत हो। बिल्कुल। तो आप बतौर अगर कंटेंट क्रिएटर आपसे बात करें कि इस तरीके से भारत सरकार की जो पहल है, अलग जी। अलग क्षेत्र से लगभग 23 क्षेत्रों जी। में दिया गया, लगभग 1.5 लाख लोगों ने नामांकन किया था। जी। आने वाले समय में कितना फर्क पड़ेगा, कितने और लोग सामने आएंगे और अगली साल जी। अवार्ड मिलेगा, तो आप किस तरीके से देख रही हैं? मुझे लगता है अब कंपटीशन है रिवॉर्ड का, है ना? कंटेंट का तो है ही, हर कोई चाहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट बनाएँ,
बट जब उसमें कोई रिवॉर्ड जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि अब तो और अच्छे से काम करना है। और भारत सरकार ने जब ये इनिशिएटिव लिया कि हम क्रिएटर्स को नेशनल लेवल पे सम्मानित करें, तो कितने लोगों की उम्मीदें जुड़ गई होंगी कि एक दिन हम भी उस स्टेज पे होंगे। तो अब कंपटीशन है कि हमें भी है ना, मोदी जी के हाथ से अवार्ड चाहिए। तो और अच्छा कंटेंट निकल के आएगा और अच्छे अच्छे क्रिएटर्स निकल के आएंगे। तो अभी हम जो कंटेंट इंडस्ट्री इंडस्ट्री देख रहे हैं, मुझे लगता है उसका परसेंटेज बहुत कम है। आगे वाले सालों में ये जो क्रिएटर्स का पूरा इकोनॉमी है, पूरा इंडस्ट्री है, वो देश भर में बहुत अच्छा होने वाला है। और मुझे लगता है कि अपने भारत में ही इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं। आप कल भी देखिए जितने लोगों ने अवार्ड जीता, वो कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कितना अलग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनकी कैटेगरीज कितनी यूनिक है, कितनी इनोवेटिव है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये इंस्पायरिंग मैसेज मिला है कहीं ना कहीं कि हमें भी इनकी जगह पहुंचना है। और सिर्फ क्रिएटर्स को ही नहीं, उन सभी लोगों को जो सोचते हैं कि कंटेंट में करियर नहीं बनाया जा सकता, या कई लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप उन्हें कंटेंट में सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि अब वो ये देखेंगे कि हम, अगर हमारा बच्चा कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो वो आगे जाके इस लेवल पे भी पहुंच सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो और लोगों को मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं। नारियां हमेशा इतिहास लिखेंगे जानवी। आपने वो जो लाइन खींची है, तो खींची वो लाइन बेशक बहुत बड़ी होगी, नो डाउट, इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सर्व समाज की कल्पना अगर आप कर लेंगे तो बिना किसी महिला के बिना अधूरा है। आज के समय में फाइटर प्लेन से लेके, देश की सीमा से लेके, न्यूज रूम के स्टूडियो से लेके, देश के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति में आज महिला है। जी। तो आज मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसा सवाल छूट गया हो, क्योंकि सम्मान तो पूरा भारत दुनिया कर रहा है। मैं भी नतमस्तक हूं कि प्रयागराज से निकल के, क्योंकि प्रयागराज को बहुत बखूबी मैंने समझा है, देखा है, जी। पड़ोस का रहने वाला हूँ, अच्छा। ग्रैंडफादर बहुत कुछ बताया। कोई ऐसा सवाल हो जो छूट गया हो, जो अपने दर्शकों को, अपने चाहने वालों को आप या भारत की युवा पीढ़ी को साझा करना चाहते हैं, तो प्लीज ये मंच आपका है। अब आपके तरफ से इसको जितना लूट सकते हैं लूटें और अपनी बातें बताएं। जी, मैं बस यही कहूँगी कि कई बार हम जब कंटेंट शुरू कर रहे होते हैं या करने का सोच रहे होते हैं तो बड़ा समय लगा देते हैं। तो मैंने भी काफ़ी समय व्यर्थ किया है सिर्फ़ ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, या मैं अगर वीडियोज़ बनाऊँगी तो पता नहीं कैसी लगूँगी, या पता नहीं कहाँ तक चल पाएगा, क्या होगा? तो हम सोचने में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं, और जब कोई दूसरा हमसे आगे निकल जाता है और हम फिर रिग्रेट करते हैं ना, तो वो रिग्रेट बहुत बुरा होता है, वो फेलियर से भी बुरा होता है। मुझे मेरे एक मेंटर ने कहा था कि मतलब फेलियर से भी कुछ बुरा होता है ना, तो वो सिर्फ रिग्रेट होता है। फेलियर एक बार क्या है, इंसान झेल लेता है, रिग्रेट वो जिंदगी भर याद रखता है। तो मुझे लगता है कोई भी अगर क्रिएटर है, बनने का सोच रहा है, तो प्लीज शुरू करिए। और क्योंकि कंटेंट ही फ्यूचर है फॉर श्योर, इंटरनेट ही फ्यूचर है, कहते हैं ना इंटरनेट इज द न्यू ऑयल, है ना। तो मुझे लगता है कि अब ये आपका समय है, भारत सरकार अब इसे इतना सम्मान दे रही है, उनका ये इनिशिएटिव अब जुड़ गया है। तो अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास कीजिए, और ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन आज क्या कह रहा है। एक लेवल के बाद जाके जो लोग आज कह भी रहे होते हैं ना, वो सब भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि मैंने इंटरव्यू के शुरू में कहा कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वो आपके साथ भी होगा। तो बस उतनी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, जज्बा, जिद होनी चाहिए कुछ करने की। और जब आप अपना कार्य करते चलेंगे तो फिर ईश्वर भी उस बात का ध्यान रखेंगे, वो आपकी मेहनत देखेंगे। और जैसा कि गीता कहती है कर्मण्यवाधिकारस्ते, तो वो बिल्कुल साकार होते हुए दिखता है कि जब कोई व्यक्ति कर्म करता चलता है ना, तो उसका फल निश्चित रूप से उसे मिलता है, और पूर्णता मिलता है, आपकी कल्पना से परे मिलता है। तो आज मैंने भी वो अनुभव किया, और वो जो व्यक्ति शुरू करेगा इस चीज को देख के, उसे भी एक समय बाद ये लगेगा कि अगर मैंने आज कुछ किया है तो इसका परिणाम मुझे अवश्य बहुत बहुत मल्टीप्लाई होके मिलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और बातचीत करने का मन कर रहा था, लेकिन समय सीमा का पाबंद होता है। लेकिन बिल्कुल जानवी जी के बारे में और जानना हो, गीता से जुड़े हमारे वर्तमान समय, जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं तो एक मेनू होता है कि कैसे इसे ऑपरेट करें, हाँ। गीता हाँ। भी वैसे ही कि हमारे इसका भी वैसे ही है। जीवन को कैसे चलाएं। तो बिल्कुल। आपके सोशल मीडिया पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जाएं, आपके परिधान पे जो छोटी छोटी रील्स हैं उससे सीखें और अपने आसपास लोगों को मोटिवेट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया मुझे बातचीत बहुत करके। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
जब प्रधानमंत्री एक आह्वान करते हैं क्लीन इंडिया तो पूरा कारवां जुड़ जाता है। जब डिजिटल की बात करते हैं, आधुनिक की बात करते हैं, तो उसमें कारवां जुड़ता जाता है। एक नाम और उसमें अब जुड़ चुका है, जानवी सिंह। प्रयागराज की रहने वाली आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग नाम के साथ एक नए राह पे निकल चुकी है। इस राह पे आप लोग भी जुड़े। आज के सेगमेंट में इतना ही। कल नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक बाकी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया है। थैंक यू।